जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय कृषि को पढ़ेंगे और भारतीय कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां किससे संबंधित हैं और कौन सा राज्य किसके उत्पादन में प्रथम है, ये सब पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि भारत को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। किसके लिए? बासमती चावल के लिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 में आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि नीति कब आई? तो 28 जुलाई 2000 में आई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक वृद्धि हासिल करना है। नेक्स्ट, पहली कृषि नीति पश्चात उत्पादन कितना हुआ था? तो 212.02 मिलियन टन हुआ था। और किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800 180 1551। इस तरह से याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1970 और 71 ईस्वी में हुई थी। आप याद रखना, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1970-71 में हुई थी। नेक्स्ट है, कृषि जनगणना का आयोजन प्रत्येक 5 साल में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृषि आयोजन का गणना कितने साल में की जाती है? तो 5 साल में एक बार की जाती है, आप याद रखना। कृषि जनगणना की परिभाषा विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, कृषि जनगणना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करता है। कृषि जनगणना कौन करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करता है। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1 अगस्त 1998 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है, किसान क्रेडिट योजना 1 अगस्त 1998 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट योजना भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आरबीआई समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। केसीसी योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्ध हेतु पेश की गई थी। केसीसी योजना वर्ष 2017-18 में बिहार में केसीसी का उपलब्धि स्तर क्या रहा था? स्तर है, ठीक है, यहाँ पे तो 35.5% था। और केसीसी योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो आप याद रखना, केसीसी योजना है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रेत एवं धूल तूफान कृषि में समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए मार्गदर्शिका शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट है, FAO यानी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। नेक्स्ट है, देखो, इसकी फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको को माना जाता है। शॉर्ट इसका है इफको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? इफको बोलते हैं, याद रखना। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक संस्थान है, इफको। नेक्स्ट है, इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इफको की स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1967 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भारत में एक अन्य प्रमुख उर्वरक उत्पादक है। इसकी स्थापना 6 मार्च 1978 में हुई थी। देखो, इफको के अलावा ये दूसरा है, केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये दूसरा है। मानव निर्मित फाइबर सिंथेटिक फाइबर रासायनिक प्रक्रियाओं से बने होते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मानव निर्मित फाइबर किसका बना होता है? तो आप याद रखना, सिंथेटिक फाइबर का बना होता है रासायनिक प्रक्रियाओं से, जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिन, पॉलीओलेफिन, नोमैक्स
स्पेडेक्स, ये हैं। नेक्स्ट है फाइबर के फायदे से फाइबर जो है, फाइबर के फायदे क्या हैं? तो यह सत्ते, उच्च दृढ़ता, स्थायुक्त, कीट प्रतिरोधी होते हैं। मतलब ये फाइबर के बने होती हैं जो भी चीज़ें, देखो अच्छी होती हैं, ना तो उन्हें कोई कीट उनको मतलब नष्ट कर सकता है, तो इसीलिए फाइबर के फायदे से ये सस्ता भी है, उच्च दृढ़ता है, स्थायुक्त है, मतलब टिकाऊ है, ज़्यादा दिन तक चलने वाली है। नेक्स्ट है प्राकृतिक फाइबर, जो पौधे या जानवरों से प्राप्त रेशे होते हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊन, जूट, भांग। ये प्राकृतिक फाइबर रेशे हैं जो पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। जैसे जानवरों से ऊन, जैसे ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, और जूट, रेशम, ये सब हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार 7000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम बनाने की तकनीकी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। और कब हुई थी? तो 7000 वर्ष पूर्व में हुई थी। रेशम कीट के लार्वा द्वारा बनाया जाने वाला एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम के कीट शहतूत के पत्ते पर पलते हैं, इन्हें मलबेरी सिल्क कहते हैं। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना एक फाइबर है। रेशम का कीट सेरेसिंग नामक एक चिपचिपा तरल स्रावित करता है जो हवा में आने पर कठोर हो जाता है, जिसे कोकून कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रेशम जो, उसको क्या कहते हैं? रेशम जो निकलता है तो उसको कोकून के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है रेशम के कीट को प्यूपा, जो रेशम हो ना, रेशम के कीट के प्यूपा से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट के प्यूपा से प्राप्त होता है। विश्व में रेशम उत्पादक देश चीन, जापान, फ्रांस, भारत। देखो भारत हमारा चौथे नंबर पे है रेशम उत्पादन पे, ये भी याद रखना। फिर है भारत में रेशम उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल चक्रीकरण। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि में क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, कम है यहाँ पे, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जैसे कोई हर बार गेहूं की फसल ही उगाए तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या करनी है? बदल बदल कर फसल को उगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लघु सूक्ष्म सिंचाई। शुरुआत इसकी कब से हुई? तो 2006 से हुई, जनवरी 2006 से। यह आधुनिक विधि है जो पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे पहुंचकर जल और उर्वरता की बचत करने में मदद करती है। यह योजना कृषि और सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। देखो लघु सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई। पानी की बचत करने वाली एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है। इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधा वृक्ष पौधों की जड़ों में पहुंचता है, जिसे बाष्पीकरण और अपवाह कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कम होता है, बाष्पीकरण और अपवाह कम होता है। फिर आती है स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई, इसमें पानी को नोज के माध्यम से वर्षा की तरह बूंद पौधों के ऊपर और नीचे की ओर छिड़का जाता है तथा अधिक बड़े क्षेत्र पर सामान्य रूप से बारिश यानी फुहारा उपलब्ध करती है। इसको बौछार सिंचाई भी कहते हैं। मेघालय में बस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। इस प्रणाली में बस के पाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेघालय भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कर्मलियाट प्राह। मेघालय में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा
कर्म लियाट प्राह है। नेक्स्ट, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी भी हैं। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान मेघालय में है, याद रखना। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 17 नवंबर 1960 को स्थापना की गई थी, याद रखना। कब की गई थी स्थापना? 17 नवंबर 1960 को की गई थी। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। 26 जनवरी 1993 को स्थापना की गई थी मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि का। नेक्स्ट देखिए, कृषि भूमि पर फसल उत्पादन, वानिकी माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान। कृषि के प्रकार, निर्वहन कृषि, वाणिज्य कृषि। गहन कृषि में आता है अधिक उत्पादन हेतु प्रति भूमि इकाई पर पूंजी व श्रम पर अधिकतम व्यय निवेश किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती, खेती के साथ साथ पशुपालन, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन। जैसे अब हम लोग खेती भी करते हैं और हम लोग घर में अपने जानवर भी पालते हैं, तो इसी को मिश्रित खेती बोला जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, यानी शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है, याद रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, PMFBY, यही किसान कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल यानी टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। स्थानबद्ध कृषि, जैसे कृषि स्थान विशेष पर स्थायी रूप से किसान अपने परिवार के साथ रहकर कृषि कार्य करता है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे मौसम के आधार पर फसलें। सबसे पहले आती है खरीफ की फसल, बोई जाती है जून जुलाई में, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना, सनई, कोदो और धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, उड़द, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, यानी ठंड के महीने में, शीत ऋतु में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल में, होली के टाइम। फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, तम्बाकू। और देखो फिर आती है अपनी जायद की फसलें। इसे जायद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, भदई या फिर गर्मा या जायद की फसलें। तो ये जायद के दो अन्य नाम भी हैं, ये भी याद रखना। ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में और कटाई की जाती है जून जुलाई में। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है। फसल है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी है, ठीक है, यहाँ पे ये लौकी, लोबिया आदि फसलें हैं, लौकी है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना, ये पेपर में पूछा गया है। तिलहन, यानी इसको तिल कहते हैं। उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में इसे रबी की, दोनों तिलहन जो है ना, ये मतलब दोनों टाइम में होती है, बोई जाने वाली फसल है। अपने उत्तर भारत में ये खरीफ के टाइम पर बोई जाती है और दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल के टाइम यानी जाड़े के टाइम में बोई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महत्व के अनुसार। अन्य है धान, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार। फिर आता है दलहन में अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन। यहाँ पर अरहर का अन्य नाम पता है? तूर कहते हैं अरहर को। जो यूपी पुलिस का 2018 में पेपर हुआ था, अरहर का अन्य नाम क्या है? तो तूर है, याद रखना। फिर आती है तिलहन में मूंगफली, सरसों, तोरी, तीसी, वर्रे, मतलब तिलहन में तेल वाली फसलें आती हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट है नगदी फसल में आती है आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा जैसे
नकदी फसलें वह फसलें होती हैं जिनको हम अपने घर में इकट्ठा करके नहीं रख सकते, तो इनको बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है नकदी फसलों को। और फिर आती हैं, जैसे यहाँ पे है कहवा के पास रबर की भी है, सरसों है, तिलहन और मूंगफली, सभी फल जो होते हैं ये हमारे नकदी फसल में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे फल हम एक बार में थोड़ी ना खा सकते हैं, तो इनको इकट्ठा करके भी नहीं रख सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तभी ये सब, जैसे ही हमने मतलब अपने उसको काटा, जैसे मूंगफली को हमने खोदा और सारी बेच दी, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो खराब हो जाएंगी, इसीलिए सभी बेच देते हैं। ये सब जैसे कपास, जूट, ये सब नकदी फसल होती हैं, तुरंत इनको कटाई की खेत से और बेच दिया, उनको नकदी फसल में रखा जाता है। फिर आती हैं चारे वाली फसलें, जैसे बरसीम, नेपियर, सूडान, जई, ये सब चारे वाली फसलें हैं। फिर आती हैं हरी खाद वाली फसलें, सनई, मूंग, लोबिया, ढेंचा, ये सब जैसे ही बोई जाती हैं और बड़े होने पर इनकी ऐसे ही खड़े खड़े खेत में जुताई कर दी जाती है, जो खाद बनने के काम आती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र के अनुसार फसल। एक वर्षीय फसल जो बुआई के बाद एक वर्ष या कम समय में तैयार हो जाती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान, आलू, ये एक वर्ष में तैयार हो जाती हैं, 6 महीने में ही तैयार हो जाती हैं। ये वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती हैं। फिर द्विवर्षीय फसल जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करती है, उसे कहते हैं, देखो वह फसल है चुकंदर है, जो 2 वर्ष में अपना समय पूरा करती है। फिर बहुवर्षीय फसल जो 2 वर्ष से अधिक समय में अपना जीवन चक्र पूरा करती हूँ, जैसे गन्ना, नेपियर, घास। गन्ना तो हम लोग 3 साल तक इसको उगा सकते हैं ना गन्ना को, तो ये बहुवर्षीय फसल है। फिर आती है रेशेदार फसल, जैसे कपास और जूट, ये रेशेदार फसलें हैं, याद रखना। नेक्स्ट है शर्करा युक्त फसल, गन्ना, चुकंदर, ये शर्करा युक्त फसल है। गन्ना और चुकंदर शर्करा युक्त फसल है। और औषधि युक्त फसल चाय, कॉफ़ी, भांग, तमाकू, गांजा। फिर आती है घास वर्ग में फसल, तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना, ये सब घास वर्ग में आती हैं। और विस्तृत कृषि, खेतों का आकार बहुत बड़ा, अधिकांश कार्य यंत्रों से शारीरिक श्रम कम, पूंजी अधिक लगती है। फिर आती है सघन कृषि। सघन कृषि श्रम व पूंजी अधिक, खेती का आकार छोटा, जनसंख्या का अधिक दबाव, ये सघन कृषि के अंतर्गत आती हैं। फिर आती है आर्द्र खेती, जहाँ वर्षा अधिक, यहाँ पे वर्षा है, ठीक है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यानी चावल, जूट, गन्ना। जहाँ वर्षा, आर्द्र खेती ये जो है जहाँ वर्षा अधिक होती है, चावल, जूट, गन्ना की खेती होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है शुष्क खेती। शुष्क खेती जहाँ पानी की कमी, दक्षिण भारत में। एकल खेती जहाँ का वातावरण किसी एक ही फसल के लिए अनुकूल हो, जैसे असम व पश्चिम बंगाल में केवल चाय की ही खेती की जाती है, असम पश्चिम बंगाल में। और असम हमारे भारत में प्रथम नंबर पर है चाय उत्पादन में, ये भी याद रखना। मिश्रित खेती प्रधान फसल के साथ साथ पूरक फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूं के साथ सरसों को उगाना मिश्रित खेती कहलाती है। झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि, जंगलों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाया जाए, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में ये खेती की जाती है। यानी झूमिंग खेती पूर्वोत्तर भारत में होती है, चाहे असम दे, मेघालय दे, अरुणाचल प्रदेश दे या फिर मिजोरम दे, ठीक है, तो याद रखना इधर होती है। अन्य नाम क्या है, काटो जलाओ, कर्तन दहन, बुश फैलो, यानी ये झूमिंग खेती के नाम हैं। काटो जलाओ, कर्तन दहन, बुश फैलो के नाम से किस खेती को जाना जाता है, तो आप याद रखना झूमिंग खेती का नाम है ये सब। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में झूमिंग खेती को दहिया या बेवर के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। और फिर आता है मणिपुर में झूम खेती को पामलू कहा जाता है मणिपुर में। और उत्तर भारत में झूम खेती कहते हैं इसको। और झारखंड में झूम खेती को कुरुबा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में झूम खेती को कुमारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में झूम खेती को दीप कहते हैं।
आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोंडू कहते हैं। केरल में झूम खेती को पोडम कहते हैं। केरल में झूम खेती को पोडम कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है रोपण कृषि। बड़े भूभाग पर कृषि एक विशेष फसल की खेती की जाती है। रोपण कृषि, बड़े भूभाग पर किसी एक ही विशेष प्रकार की खेती की जाए, चाहे रबर की, कहवा की या फिर चाय या नारियल की होगी। और भारत में फसल उत्पादन अब पढ़ेंगे हम लोग। जैसे अमरूद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ, हरदोई, बिहार में होते हैं अमरूद। अनानास की खेती कहाँ होती है? तो असम, पश्चिम बंगाल में होती है। आम की खेती अपने यूपी, हरदोई, लखनऊ में होती है। अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर पंजाब और महाराष्ट्र में होती है। केला की खेती केरल और कर्नाटक में होती है। लीची यूपी में भी होती है लीची, और बिहार में अधिक होती है। चंपारण और मुजफ्फरपुर में होती है लीची की खेती। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना लीची की खेती। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों के बीच सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि पत्तियों किसकी कमी के कारण पत्तियों के बीच में सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, बीमारी लग जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। फिर आता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अवयव है, इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं रह सकता। यानी क्लोरोफिल अगर कम है तो कोई भी पौधा हरा नहीं रह सकता। सरसों का तेल व प्याज में सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट, जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे केंचुआ के अन्य नाम। केंचुआ के अन्य नाम अब हम लोग पढ़ेंगे केंचुआ के अन्य नाम। किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, इतने नामों से केंचुआ को जाना जाता है। तो आप सारे नाम अच्छे से याद रखना। किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, किसको जाना जाता है? तो केंचुआ को जाना जाता है इन सब नामों से। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, बीटी कल्चर में अंगूर की खेती होती है। पीसी कल्चर में मछली पालन की प्रक्रिया, और सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन की, और हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर में जैतून की कृषि, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, आरबी कल्चर वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन। फिर आता है फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण, बेजीकल्चर मानव द्वारा की गई आदिम कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट है बेजीकल्चर। फिर आता है नेमरीकल्चर, वनों से फल फूल कंद मूल फल संग्रह करने संबंधित है नमेरीकल्चर। और ओलेरीकल्चर सब्जी से संबंधित है। मेरीकल्चर समुद्री जीव का उत्पादन से संबंधित है। बर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है बर्मीकल्चर। पोमोलॉजी फल विज्ञान से संबंधित है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है मोरीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती संबंधित है। हार्सी कल्चर घोड़ों व खच्चरों के पालन से संबंधित है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्सी कल्चर किससे संबंधित है? घोड़ों व खच्चरों के पालन से संबंधित है। अब हम लोग पढ़ेंगे जन्म स्थान फसल का नाम। जैसे भारत में गन्ना, ज्वार, मूंग का जन्म हुआ है। अफ्रीका से बाजरा का, अमेरिका में अमरूद का, इथोपिया में कॉफ़ी का, और चीन में जौ सोयाबीन का जन्म हुआ है, और फिलिस्तीन में गेहूं का। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गन्ना का जन्म कहाँ से माना जाता है? तो गन्ना अपने भारत में। और बाजरा का जन्म कहाँ हुआ है? बाजरा फसल का जन्म तो अफ्रीका से। अमरूद का जन्म अमेरिका में, और मक्का का जन्म मेक्सिको में। फिलिस्तीन में गेहूं का जन्म माना जाता है, और कॉफ़ी इथोपिया में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए जैविक खेती हम लोग पढ़ेंगे, जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती की शुरुआत यानी जनक कौन है जैविक खेती के? तो अल्बर्ट हावर्ड हैं जैविक खेती के जनक, और शुरुआत हुई 1930 से 40 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट, इसमें उर्वरता व कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य, यानी इसको अंग्रेजी में, जैविक खेती को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। तो पहला राज्य सिक्किम है। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे। फिर एक कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? तो मारटूंगा मुंबई में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय घास व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। गरीबों का सेब किसको कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, रेशम के कीड़े को किस नाम से जानते हैं? तो कोकून के नाम से जानते हैं, आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आलू एक प्रकार का होता है तना। नेक्स्ट देखिए, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिसन लहसुन से प्राप्त एक ऑर्गे सल्फर युक्त है, यानी एलिसन जो है लहसुन से प्राप्त एक ऑर्गे आर्नोगे सल्फर है। इसको याद रखना। नेक्स्ट है, इसको छोड़ो। अच्छा, ये देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जुलाई 1965 में की थी। मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात। देखो, यूपी पुलिस के पेपर में आया था 2024 में, जो पेपर हुआ था, पूछा था कि जो डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आनंद, गुजरात में है। ये ऐसे ही लिखा हुआ आया था, इसको आप आनंद करके याद कर लो, ठीक है, ये ऐसे ही है, यही है। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 13 फरवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डीवा प्रयागराज से मिले हैं। दूध का पीएच मान 6.6 है। एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना। कृषि लागत व मूल्य आयोग 1985 एमएसपी जारी करता है। सीपी 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। देखो, ये होगा कृषि लागत व मूल्य आयोग। कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है? तो आप याद रखना, 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ष 2024 में गेहूं का एमएसपी क्या है? मूल्य कितना है? तो 2275 रुपया है 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, एमएसपी प्रणाली की शुरुआत गेहूं के लिए वर्ष 1966-67 में हुई थी। ईएनएम का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को स्थापना हुई थी ईएनएम की। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर भारत में सिंचाई प्रतिशत की अधिकतम सीमा वाला राज्य पंजाब है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि यूपी में सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से सबसे अधिक। फिर एक तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व लगभग 16 हैं। कितने आवश्यक तत्व हैं पौधों के विकास के लिए? तो 16 तत्व आवश्यक हैं। फिर अशोक दलवई समिति 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो आप याद रखना, अशोक दलवई समिति के द्वारा। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है।
चना यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली दलहन फसल है। इसकी खेती बुंदेलखंड में होती है। जैसे अरहर भी बुंदेलखंड में होती है और इसकी चना की फसल भी बुंदेलखंड में अधिक होती है। फिर आता है गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अफीम गाजीपुर बाराबंकी में सर्वाधिक पैदा की जाती है, पैदावार होता है अफीम का, ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है सोयाबीन। बुंदेलखंड में काला नमक चावल जो चावल की एक फसल है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु है। यूपी की सर्वाधिक नकदी व प्रमुख व्यवसायी फसल गन्ना है। ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर पंजाब प्रथम स्थान पर है। चावल की खेती मुख्यतः तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। चावल की खेती, चावल उत्पादन में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। चावल उत्पादन में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं, दूसरे पे अपना यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु है। नेक्स्ट है हरित क्रांति। अब हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और कृषि मंत्री कौन थे? तो C चिदम्बरम थे। और किस दशक में शुरू हुई? तो 1960 से 70 के दशक में। और किस वर्ष? तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और दशक पूछे तो 1960 से 70 के दशक में। हरित क्रांति में देखो HYB की फुल फॉर्म हाई इंडिगो वैरायटी के जो थे ना बीज, उनको बोया गया था। फिर आता है हरित क्रांति अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। चाय में थिन व कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो थिन नामक पदार्थ पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय 22% कृषि से आती है। नेक्स्ट है हरित क्रांति मुख्यतः पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। 13 जनवरी 1970 को वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी। इन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत के मिल्कमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन जी को जाना जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर श्वेत क्रांति की समाप्ति 1996 में हुई थी, यानी शुरुआत तो 1970 में हुई और समाप्ति कब हो गई? 1996 में। और दूध दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन है 26 नवंबर को। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल है नाबार्ड का फुल फॉर्म। डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। समिति के द्वारा हुई, किस समिति के द्वारा? तो शिवरमन समिति के द्वारा हुई है नाबार्ड की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नाबार्ड में अधिकतम ऋण अवधि कितनी है? तो 15 वर्ष। जो नाबार्ड है ये ऋण देगी तो कितने वर्षों के लिए दे सकती है? 15 वर्षों के लिए दे सकती है। फिर है AMUL, अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फसल उत्पादक राज्य कौन से? देखो अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हैं। फिर बाजरा उत्पादन में प्रथम राजस्थान। देखो प्रथम याद कर लो, अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, बाजरा में राजस्थान है, कॉफ़ी में कर्नाटक है प्रथम स्थान पर, कपास में पश्चिम बंगाल है और चावल में भी पश्चिम बंगाल है। सोयाबीन में महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर और चाय में असम है पहले नंबर पर। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है और सेकंड उत्तर प्रदेश है, फिर थर्ड आंध्र प्रदेश है। फिर देखिए, फिर है तिलहन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पे है।
चावल की खेती है तो आवश्यक तापमान कितना है, ये भी पूछा गया है पेपर में। चावल की खेती के लिए तापमान कितना जरूरी है, 21 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसकी खेती के लिए जलवायु गर्म प्लस आर्द्र होनी चाहिए। अरहर को तूर कहते हैं, अरहर दाल को तूर के नाम से भी जानते हैं। वन के अधीन भूमि कितनी है, तो 21.8% है वनों के अधीन भूमि। अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। चुकंदर फसल के लिए तापमान 24 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक है। चुकंदर के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। तारामीरा तिलहन की मुख्य फसल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तारामीरा किसकी मुख्य फसल है, तिलहन की है। गन्ने का MSP को FRP के द्वारा तय किया जाता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जारी करती है। क्रांतियां देख लो, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, पीली क्रांति सूरजमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन। फिर है लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन यानी बागवानी से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समस्त फसलों से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति। भूरी क्रांति ये परंपरागत ऊर्जा उत्पादन व उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ये भी याद रखना, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति, ये खनिज तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर यानी डीजल के उत्पादन संबंधित है। कृष्ण क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की परियोजना संबंधित है। अमृत क्रांति। फिर है सदाबहार हरित क्रांति, ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित, कृषि उत्पादन को दोगुना करने से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति टिकाऊ कृषि से संबंधित है। और देखो बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। बैंगनी क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं ये संगठन, तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीरोफाइट्स, ये मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट्स। और फिर हाइग्रोफाइट्स, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। फिर आती है ट्रोपोफाइट्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पति। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय टेगा वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट, शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति। लाइकेन यानी काई वाली वनस्पति होती हैं। फिर देखिए, ये हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पति, जैसे मैग्रोव जो हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बन पाए जाते हैं। मैग्रोव ये नमकीन वाली मिट्टी में होती हैं ये वनस्पतियाँ, हेलोफाइट कहा जाता है इनको। लरमा रोजा गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्म है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की हरित क्रांति में गेहूं के किस बीज ने मतलब योगदान दिया था, तो लरमा रोजा गेहूं था। नेक्स्ट है मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि के संस्थागत कारक कौन से हैं, तो भूवृत्ति, भूमि काश्तकारी, जोतों का आकार, खेतों का आकार, भूमि सुधार, ये किस में आता है, तो कृषि के स्थानांतरण कारक हैं ये। फिर आता है अवसंरचनात्मक कारक, तो ये है सिंचाई, बिजली, सड़कें, ऋण और विपणन, भंडारण, फसल बीमा, ये सब आते हैं अवसंरचनात्मक कारक हैं कृषि के। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रारंभ में HYVP हाई इंडिगो वेराइटी प्रोग्राम को लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लागू किया गया। हरित क्रांति के पहले चरण में
बीपी बीजों का उपयोग किया गया था। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। फिर आता है वर्षा वन में काटो जलाओ कृषि की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वर्षा वन में किस प्रकार की खेती की जाती है? काटो जलाओ कृषि की जाती है। कॉफी की दो प्रजातियां हैं, रोबस्टा इथोपिया से आई है और अरेबिका यमन देश की है। नेक्स्ट, जूट को इसके पीले रंग और उच्च नगद मूल्य के कारण गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के दौरान भारत का बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। किसका बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया? तो कपास, जिसमें कपास की पैदावार होती थी, वो बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। मध्य और दक्षिण भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल ज्वार है। पहाड़ी क्षेत्र पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। काजू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती की जाती है। काजू की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है, उसी में काजू की खेती होती है। भारत में भूमिगत जल का सबसे ज़्यादा उपयोगिता वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लैंड सीलिंग क्या है? एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतर आकार निर्धारित होते हैं। खरीफ फसल का मौसम बहुत हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, खरीफ फसल का खरीफ फसल का मौसम किस पर आधारित है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया? 15। वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से शीर्ष 4 देश अमेरिका, ब्राजील, भारत, चीन हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार पढ़ेंगे अब हम लोग। 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया था। हदबंदी कानून भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। चकबंदी जोत के आकार को अधिक छोटा होने से रोकना व भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल देना। जैसे छोटे छोटे कोई खेत हैं, ये छोटे छोटे खेत हैं, तो इसके द्वारा चकबंदी के द्वारा क्या होता है कि ये दोनों खेत एक व्यक्ति के हैं, ये दोनों खेत अलग अलग हैं, बड़ी दिक्कत होती है ना पानी फिर यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो क्या होता है ना, चकबंदी के द्वारा एक ही खेत तुम्हें पूरा दे दिया जाता है। तो ये है, याद रखना। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ था 1987 में। सूखा पड़ने से 7वीं पंचवर्षीय योजना का पुनः मूल्यांकन किया गया था। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सूखा पड़ने पर किस योजना का पुनः मूल्यांकन किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय हरित क्रांति देश में बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति पर तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब आई? 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। अब देखिए, NAMA इसका फुल फॉर्म है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित यह पहला विश्व व्यापार संगठन द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत में? तो चावल है। कई बार ये अपने जो BA वगैरह का जो पर्यावरण का पेपर होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पेपर दिया था तो आया था कि भारत का प्रथम खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। और द्वितीय खाद्यान्न फसल गेहूं है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का चौथा तंबाकू निर्यातक देश है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा चावल का कटोरा कहलाता है। गेहूं व चावल ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूं किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमनी कुल का पौधा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करता है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल में।
और भारत की फलों की डलिया के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। भारत का जावा किसको कहा जाता है? गोरखपुर और देवरिया को। ये उत्तर प्रदेश के दोनों जिला हैं। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? नीम को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। हरा सोना के नाम से अफीम को जाना जाता है। सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ईश्वरीय भोजन के नाम से कोकोआ को जाना जाता है। उजला सोना गोल्डन फाइबर के नाम से कपास को जाना जाता है। नेक्स्ट है शाकाहारी मांस के रूप में मशरूम को जाना जाता है। भारत में होने वाले खाद्यान्न का जन्म स्थान भारत में है। देखो, भिंडी, लौकी, गन्ना, जूट, मूंग, अरहर, अरहर को तूर भी कहा जाता है, उड़द, आम, कपास, ये सब भारत में ही इनका जन्म हुआ है, इन सब का। नेक्स्ट 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में लगी थी प्रथम चीनी मिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है जामुन को शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु तट कृषि उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण भारत में किस तट को कृषि उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु तट को। फिर है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन 2222 केजी रिकॉर्ड अंक था। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है। केसर के खाए जाने वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 में हुई थी। और दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता देश भारत है। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी है? तो 38% है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी है? 38% है, याद रखना। नेक्स्ट है मक्के की पत्ती का शीर्ष सफेद होना जिंक की कमी से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मक्के की पत्तियों का शीर्ष यानी पत्तियां सफ़ेद किसकी कमी से हो जाती हैं? तो जिंक की कमी से। सोयाबीन में तेल 20 से 22% निकलता है, यानी 100 किलो में 20 से 22 लीटर ही तेल निकलेगा। और सरसों में 50% तेल होता है। 1 कुंटल सरसों ले जाओगे तो 50 किलो तेल निकलेगा। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75%। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नई योजना को मंजूरी दी जो मिष्टान कृषि क्रांति से जुड़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नई योजना को मंजूरी दी, ये किससे संबंधित है? तो मिष्टान क्रांति से संबंधित है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो गन्ना है। ठीक है, ये गन्ना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, गोबर का उपयोग जैविक खाद में किया जाता है। और जल जीवन मिशन पढ़ लो। प्रारंभ में 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। देखो, हो सकता है कि आपसे पूछ ले जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, तो आप याद रखना 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। और कब तक नलों में पानी पहुंचाने का उद्देश्य था? 2024 तक। और प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। देश की आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। अरंडी के बीज रबी और खरीफ दोनों फसलों में उगाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि अरंडी के बीज किस फसल में उगाए जाते हैं, किस टाइम पे? तो रबी और खरीफ दोनों टाइम में अरंडी के बीजों को उगाया जा सकता है। परंपरागत खाद्यान्नों का उपयोग और आधुनिक तकनीकी का अनुपस्थिति कृषि उत्पादन को निम्न स्तर की ओर ले जाती है। जूट का उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है। जूट के रेशे 100% जैव निम्नीकरण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। फिर एक कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है,
यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है कृषि का विकास। तो आप याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है कृषि का विकास। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है देखिए बस थोड़ा और बचा हुआ है। मसाला उत्पादन में टॉप 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। केरल अब नहीं है, ठीक है, याद रखना, नहीं तो आप कहोगे कि मसाला उत्पादन में केरल है, नहीं, मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पे। फिर आता है भारत मसाले के उत्पादन में प्रथम तथा उपभोक्ता में प्रथम, यानी पैदावार भी भारत में अधिक होती है और खाने में भी भारत ही अधिक प्रयोग करता है मसाले का। केरल कोझिकोड को मसाले का राजा कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान, देश के कुल 27% उत्पादन करता है अकेले राजस्थान बाजरा का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा बरस घोषित किया था। लास्ट है मक्का उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरा और तीसरा तमिलनाडु है। चाय उत्पादन में शीर्ष राज्य असम है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। और तमिलनाडु दक्षिण भारत में पूछा जाए, दक्षिण भारत में चाय उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो आप तमिलनाडु याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी क्लास हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।